नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम लगातार इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम को समझ रहे हैं। आपको 2 दिन का गैप मिल गया, क्लास 2 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास आपको नहीं मिल पाई। आइए आज शुरू करते हैं फिर से हम अपना क्लास। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एवं सर्विस टैक्स क्या है, इसके बारे में पूरा प्रावधान पढ़ेंगे। और इस क्लास के बाद में जीएसटी से आने वाले कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे। तो आइए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। जीएसटी को भारत में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में व्यापक कर सुधार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जो सबसे पहला सवाल है उसका जवाब ये है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो करदाता को डायरेक्टली प्रभावित ना करके अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि कर सीधे सीधे करदाता से नहीं लिया जाता है, ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, बाकी और डिटेल में अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारे क्लासेज इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस विश्व का पहला देश था जहाँ जीएसटी लागू किया गया। ये भी एक सवाल है और स्टेट पीसीएस में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, और शायद कई बार सवाल आया भी है। तो फ्रांस विश्व का पहला देश है जहाँ पर जीएसटी लागू किया गया। बाद में लगभग 150 देशों में जीएसटी लागू किया जा चुका है। भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश सर्वप्रथम 2003 में विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर टास्क फोर्स ने किया था। ठीक है, तो एक और सवाल का जवाब आपको मिल गया कि जीएसटी को लेकर के जो सबसे पहली सिफारिश थी वो विजय केलकर के नेतृत्व में बनी एक कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंडेड थी। ठीक है, विजय केलकर के नेतृत्व में बनी एक कमेटी ने रिकमेंड किया था। उसके बाद में जीएसटी जो है चर्चा में आया था। इस उद्देश्य से राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक सशक्त कमेटी का गठन किया गया जो कि जीएसटी को लागू किए जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करे। ठीक है, इसमें एक टास्क फोर्स जो जिसमें विजय केलकर जी थे उसी के बारे में बात हो रही कि जो स्टेट थे उनके वित्त मंत्रियों का एक जो है कमेटी बनाना था। ठीक है, पूर्व में जीएसटी को लागू करने के लिए 115वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था। ठीक है, इससे पहले जो अभी जीएसटी लागू हुआ है इससे पहले भी एक बार कोशिश की गई थी। वो कौन सा बिल था? 115वां बिल था। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा बन सकता है स्टेट पीसीएस में, आपको फंसाने के लिए जो है सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए देखो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए जो है अब फिर हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 115वां संविधान संशोधन जो हुआ था हुआ नहीं था, 115वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था। देखो बिल और संशोधन में अंतर होता है। कोई बिल आता है जब वो संशोधन हो जाता है तब तो उसको उस नंबर का संशोधन कहा जाता है, लेकिन बिल अगर आया जरूरी नहीं है कि वो पास हो जाएगा। इसीलिए आप जानते होंगे कि संशोधन अभी जो है 104 या 104 या 5 हुए हैं भारत के संविधान में, लेकिन बिल 125-26 के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, तो बिल का मतलब ये नहीं होता है कि संशोधन हो गया। ठीक है, बिल लाया गया था परंतु यह पास नहीं हुआ क्योंकि जीएसटी के लागू होने से राज्यों के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः इसे लागू करने हेतु विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जाना था। साथ ही आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी जरूरी था, जो कि एक कठिन कार्य था। पुनः 122वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जो कि पारित होकर के 101वां संविधान संशोधन बना और यही जीएसटी भी है। ये सवाल अभी पिछले किसी पेपर में आया था स्टेट पीसीएस के। ठीक है, कि जो अभी जीएसटी लागू है वो किस नंबर का संविधान संशोधन है? 122वें नंबर का संविधान संशोधन है। ठीक है, ये 122वें नंबर का संविधान संशोधन बिल है। ठीक है, और विधेयक कौन सा है? जो संशोधन पास होकर के जो संशोधन का नंबर बना वो 101वां है। ठीक है, तो बिल की संख्या 122 है लेकिन संशोधन की संख्या जो है वो 101 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो कि कई सारे पूर्व विद्यमान अप्रत्यक्ष करों को समेटे हुए है, जो कि केंद्र एवं राज्यों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं बिक्री पर आरोपित एवं संग्रहित किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ कि जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो कि कई सारे पूर्व विद्यमान अप्रत्यक्ष करों को समेटे हुए है,
जो कि देखो केंद्र और राज्य ने बहुत सारे जो पहले अप्रत्यक्ष कर जो वसूलते थे उनका एक समाहित रूप है जो कि जीएसटी के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके केवल उपभोग के बिंदु पर एक अप्रत्यक्ष कर लगाना। जीएसटी कहाँ पर ली जाती है? उपभोग के बिंदु पर। ठीक है, उपभोग के बिंदु पर जीएसटी ली जाती है। यही कारण है कि जो राज्य कम जनसंख्या वाले थे वो इसका विरोध कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, उपभोग वहीं पर ज़्यादा होगा, तो रेवेन्यू वहीं पर जनरेट होगी। इसीलिए यूपी और बिहार ने कभी भी जीएसटी का विरोध नहीं किया। लेकिन जो छोटे स्टेट हैं जैसे कि साउथ के स्टेट थे या कुछ और स्टेट हैं जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम थी, वो विरोध कर रहे थे कि उनके रेवेन्यू जो है घट जाएगी। यह संपूर्ण अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था का सरलीकृत रूप है। ठीक है, तीसरा क्या है? यह इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया के जरिए कर के ऊपर कर के प्रपाती प्रभाव को कम करता है, जिसके अंतर्गत विनिर्माता या सेवा प्रदाता द्वारा इनपुट की खरीद में किए गए कर को लौटा दिया जाता है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष कर में एक प्रोग्रेसिव कर है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष करों में एक प्रोग्रेसिव कर है। प्रोग्रेसिव कर क्या होता है ये मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, एक डिटेल में पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को कुछ ही टैक्स स्लैब में लाना एवं धीरे धीरे एक ही स्लैब में ला करके एक राष्ट्र एक कर को फलीभूत करना। ठीक है, एक राष्ट्र और एक कर को फलीभूत करने की कोशिश है। ठीक है, वस्तुओं की कीमत में कमी लाना जिससे इनका उपभोग, निवेश एवं उत्पादन बढ़ सके। अन्य शब्दों में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक जो है रिपोर्ट आती है इसकी, जिसमें पूरे दुनिया के जो देश हैं उनको नंबर दिया जाता है उनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, तो उसको सुधार करने के लिए भी जीएसटी लागू किया गया है। अप्रत्यक्ष करों के भुगतान को डिजिटल करने, जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन, ताकि सुविधा में भी वृद्धि हो एवं भ्रष्टाचार घटे। ठीक है, यह ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया की जाएगी। एक ऐसी प्रणाली या चैन विकसित करना जिससे वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री तथा सेवाओं की अदायगी में कर चोरी को रोका जा सके। ठीक है, तो यह जो है कर चोरी को रोकने के लिए भी एक प्रावधान है। आगे देखते हैं। जीएसटी के पूर्व देश में कई अप्रत्यक्ष कर लागू थे। इनमें से कुछ की वसूली केंद्र तो कुछ की वसूली अन्य राज्य सरकारें करती थी। कुछ अप्रत्यक्ष कर जो केंद्र संग्रहित करती थी जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, सेवा कर, सर्विस टैक्स आदि को जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। कुछ अप्रत्यक्ष कर जिनकी उगाही राज्य सरकारें करती थी जैसे कि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। वैट के लिए एक अलग क्लास हम लेंगे, उसको आपको समझाएंगे कि वैट होता क्या है। केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, ठीक है, या जो स्थानीय शासन के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, या मनोरंजन कर, उन्हें भी जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। सीमा शुल्क को इससे बाहर रखा गया है। जो कस्टम ड्यूटी है उसको इससे बाहर रखा गया है क्योंकि उसका मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय होता है। ये जब हम कस्टम ड्यूटी पढ़े तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाहर से आयात निर्यात जो है केवल कर के लिए नहीं होता है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी निर्भर करते हैं, तो इसीलिए उसको जीएसटी से बाहर रखा गया। जीएसटी ऐसा कर है जो कि केवल उपभोग के बिंदु पर लागू होता है, अतः ज़्यादातर कर जो कि जीएसटी के रूप में दी जाती है, इनपुट की खरीदारी पर उसे वापस कर दिया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब हैं। तो कितने स्लैब हुए? एक तो 5%, एक 12%, एक 18%, एक 28%। 4 तो ये हो गए और एक ऐसा स्लैब जिस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है यानी कि शून्य वाला। तो कुल मिला करके 5 स्लैब शून्य सहित, जो शून्य में यानी कि जिस पर टैक्स नहीं लगता है, अगर आप इसको निगलेक्ट कर दें तो 4 स्लैब होंगे। तो अगर कभी स्लैब को लेकर के सवाल आए तो आप स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है जैसे कि फल,
सब्जी, अनाज आदि पर जीएसटी नहीं लगती है। सोने के गहने इस व्यवस्था में एक अपवाद है जिस पर 3% जीएसटी आरोपित की गई है। चूंकि राज्यों को राजस्व हानि की चिंता थी, अतः उन्होंने एक न्यूट्रल राजस्व दर की मांग की थी। यह ऐसी दर है जिसके लागू होने पर पहले दिन से ही ना तो राज्यों को और ना ही केंद्रों को राजस्व की कोई क्षति हो। हालांकि इस मांग को ठुकरा दिया गया। राज्यों की चिंता को दूर करने के लिए यह तय किया गया कि 5 वर्षों तक राज्यों को जो हानि होगी उसकी 100% भरपाई की जाएगी। इस मद में धन जुटाने हेतु कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पर अतिरिक्त उपकर लगाया गया। यह भी निर्धारित किया गया कि कुछ चीज़ें जो कि राज्य सरकारों की आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उन्हें प्रारंभ के कुछ वर्षों के लिए जीएसटी की सीमा से बाहर रखा जाए। राज्य जैसे इन चीज़ों पर कर वसूली कर रहे थे, वैसे ही करने के लिए स्वतंत्र हैं। इनमें से पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली, शराब, अफीम इत्यादि। यानी कि जो राजस्व का नुकसान शुरुआत में सरकारों को होगा, इसके लिए छूट उनको दी गई है कि कुछ वस्तुओं पर वो पहले जैसे टैक्स लगाते थे वैसे टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है। चूँकि जीएसटी केंद्र के साथ साथ राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर को भी शामिल करता है, अतः इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका एक भाग केंद्र सरकार को दिया जाता है, जिसे इसका एक भाग जो है जिसको सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है, और जो दूसरा भाग है उसे राज्य सरकार का जो है उस पर अधिकार होता है, जो राज्य सरकार उपभोग करती है, जिसको स्टेट जीएसटी कहते हैं। यदि उपभोग किसी संघ शासित क्षेत्र में हुआ हो तब ऐसे कर को सीजीएसटी एवं यूटी जीएसटी में बांटा जाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार के केस में जब उत्पादन एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे मान लीजिए उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सामान बिहार में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के लिए जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो यह व्यवस्था है कि उत्पादक राज्य को क्षति पहुँचाएगी, क्योंकि उत्पादन अगर बिहार में हो रहा है या यूपी में हो रहा है और उपभोग किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो जहाँ उपभोग होगा जीएसटी वहीं पर होगा। तो उसके लिए जो है ये समाधान है, एवं उपभोक्ता राज्य को लाभ होगा। अतः इसे रोकने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार पर जो है एक आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी लगाया जाएगा। इस आईजीएसटी का आधा केंद्र के पास जाएगा एवं दूसरे आधे का उपभोग उत्पादक राज्य की क्षतिपूर्ति में होगा। ज़्यादातर चीज़ों पर कर का भार नीचे आना निश्चित है, और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इसका पूरा लाभ ग्राहकों को भी हस्तांतरित किया जाए। इस उद्देश्य से एंटी प्रॉफिटरिंग क्लाज लाया गया है। यानी कि जो प्रॉफिट को लेकर के जो है जो गड़बड़ी होती है, लाभांश को लेकर के गड़बड़ी होती है, और कोई ज़्यादा लाभ कमाने के लिए अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो उसके लिए एक क्लाज लाया गया है। ठीक है। हिंदी में जब कोई इंग्लिश का टर्म लिखा होता है उसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है, खासकर पढ़ने में। देश के संघीय ढांचे को संरक्षित रखने के उद्देश्य से जो है जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया है। यह जीएसटी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का जो है एक अथॉरिटी है, एक प्राधिकार रखती है। ठीक है। इसका नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं एवं केंद्र की ओर से एक अन्य प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री होते हैं। सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य हैं। केंद्र के दोनों प्रतिनिधियों के मत का कुल मत के भार का 1/3 है, जबकि सभी राज्यों के मत का सम्मिलित भार कुल भार का 2/3 है। किसी भी निर्णय को लेने के लिए इसके पक्ष में कम से कम 75% मतदान होना चाहिए। अतः ना तो राज्य ना ही केंद्र एक तरफा निर्णय ले सकेंगे। यद्यपि जीएसटी के कई सकारात्मक उद्देश्य एवं परिणाम हैं, परंतु इसमें कुछ नकारात्मक परिणाम एवं चुनौतियां भी हैं। जीएसटी कीमत को घटाएगा, जिससे उपभोग, निवेश एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। यह नियति में भी बढ़ोतरी करेगा। यह प्रत्यक्ष करों की चोरी को रोकेगा एवं अप्रत्यक्ष करों की फिलिंग करेगा, यानी कि जो है इंटरनेट के द्वारा फिलिंग करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया जो है आरामदायक बनाएगी।
ऐसे लिख देते समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया को जो है आरामदायक बनाएगी। हालांकि यदि उपभोग में हुई इस बढ़ोतरी को एक साथ उत्पादन नहीं बढ़ाया गया तो यह मांग जनित मुद्रास्फीति को जन्म देगा। चूंकि अब मुद्रास्फीति क्या होता है इसके लिए आपको अलग क्लास करना पड़ेगा, टैक्सेशन में समझ में ये चीज़ें नहीं आएंगी, हालांकि इसको हम अलग से क्लास करके आपको पढ़ाएंगे। चूंकि पेट्रोलियम उत्पाद एवं बिजली को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः राज्यों द्वारा इन पर आरोपित कर की दर जो है उच्च दरें उत्पादन को कीमती बनाएंगी, यानी कि उनका कीमत बढ़ाएंगी। कर की दरों में कमी के बावजूद यह संभावना है कि उत्पादक ग्राहकों को लाभ हस्तांतरित करने की बजाय खुद का लाभ बढ़ाएं। यदि करों में कमी के कारण संगठित क्षेत्र के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे तो असंगठित क्षेत्र के स्थानीय उत्पाद इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, अतः वह इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। यद्यपि जीएसटी एक सरलीकृत प्रतीत होता है परंतु इसका अनुपालन काफ़ी जटिल है, अतः इसे जीएसटीएन पोर्टल की सहायता की आवश्यकता रही है, जिससे प्रारंभ में स्वयं काफ़ी कमियां भी जीएसटी का रिटर्न भरने के लिए बहुत सारी परेशानियां हो रही, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, ठीक है। इसके प्रवर्तन की पिछली तिमाहियों में आने वाली कुछ तिमाहियों में जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होना तय था, क्योंकि स्पष्टता का अभाव था, क्लियरिफिकेशन नहीं था, ठीक है। कंपनियों को यह पता था कि जीएसटी के लागू होने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा, अतः इसकी पूर्व तिमाही से उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर वे अपने भंडार को खाली करने में लग गए। आगे की कई तिमाहियों में भी कर के दरों में कई संशोधन हो रहे, जिसके कारण उत्पादकों ने उत्पादन को कम कर रखा है, ठीक है। तो ये कुछ कमियां हैं जीएसटी के, ठीक है। तो ये था पूरा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको आप जानते ही हैं। विजय केलकर समिति के जो रिकमेंडेशन पर ये लागू हुआ। 122वां संविधान संशोधन बिल था, 101वां संविधान संशोधन था। ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें एक कमेटी का गठन होता है जिसकी जो फैसले लेती है उसका नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन कमेटी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी होते हैं तथा पूरे जो है भारत के अलग अलग राज्यों की वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी जिसको आपने समझा। तो इस क्लास में इतना ही, आगे क्लास में हम टैक्सेशन सिस्टम इंडिया का पढ़ना जारी रखेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।